इंडस्ट्री नॉर्थ बंगाल में और विशेष करके दार्जिलिंग में बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है और ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद शायद ही कोई चाय इंडस्ट्री को चलाना चाहेगा। और आज भी ज़्यादातर जो उद्योग चाय उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं वो घाटे में चल रहे हैं। उसके कई कारण हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो टी बोर्ड की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका ठीक नहीं है। टी बोर्ड रेगुलेशन और रेगुलेटर को कंट्रोल करके बैठा है, जो अंग्रेज़ के समय शायद ठीक था। प्लांटेशन लेबर एक्ट जब बना शायद उस समय उसकी उपयोगिता थी, लेकिन आज वो ठीक नहीं है। टी बोर्ड का काम होना चाहिए टी प्रमोशन का, विदेशों में टी को प्रमोट करें, हिंदुस्तान डोमेस्टिक मार्केट में टी को प्रमोट करें, चाय का कंजम्पशन बढ़ाएं और चाय के बारे में जो है पब्लिसिटी करें। लेकिन ठीक विपरीत जो है चाय पत्ती कब टीपनी कब नहीं टीपना, सो चाय का रेगुलेशन में ही टी बोर्ड उलझा हुआ है। उसमें भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। ये विषय मैंने बहुत प्रमुखता से रखी है और मेरा ये कहना है कि जो टी इंडस्ट्री आज बैंक वाला भी इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। कौन सा राज्य कौन से जिला का स्पेसिफिक बजट इस बजट में घोषणा हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने आपको कहा दार्जिलिंग जिले के चाय बागान को लेकर के 1000 करोड़ रुपये अलॉटमेंट हुआ है। डिजास्टर को लेकर के 11,500 करोड़, जिसमें से 1200 करोड़ पश्चिम बंगाल को दिया गया है। 4.1 करोड़ 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किलिंग और रोजगार मिलेगा, वो हमारे क्षेत्र से भी रहेंगे। 2.68 लाख करोड़ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे क्षेत्र में है। और 10 लाख करोड़ से 1 करोड़ आवास योजना अर्बन बनेंगे, जिसमें सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग को फ़ायदा होगा। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे, 26,500 घर हमारे दार्जिलिंग ज़िले के बनेंगे। सो मुझे लगता है हमारे लिए इसमें बहुत कुछ है, बस हमको प्रयास करना पड़ेगा, उसके अंदर डूब करके देखना पड़ेगा। और हाल ही में जो यूनियन बजट हुआ उस पर और अधिक चर्चा के लिए आपके समक्ष हम उपस्थित हैं और मेरे साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के सभापति आदरणीय अरुंदा और सिलीगुड़ी के हमारे लोकप्रिय विधायक और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी स्टेट के सेक्रेटरी डॉक्टर शंकर घोष जी और सभी मेरे वरिष्ठ जिला के पदाधिकारी और इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर आपके समक्ष उपलब्ध हैं। और प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को चालू किया है, जिसके अंतर्गत 2024-25 और 2025-26 के लिए आसाम और पश्चिम बंगाल, यानी उसमें से भी नॉर्थ बंगाल में ही चाय बागान होता है प्रमुखता से 3 जिलों में, उसके लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया है। और ये 1000 करोड़ चाय श्रमिक के जो परिवार के सदस्य उनके बच्चे हैं उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन के ऊपर में खर्च होगा। इसी के साथ ही मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने 11,500 करोड़ का बजट देश भर में नेशनल स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत देश भर में जो है डिजास्टर के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया है। उसमें करीब करीब जो है 1200 करोड़ रुपया 1,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को भी मिला है। और मुझे ये उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बजट को और इस बजट का बड़ा हिस्सा जो तीस्ता में बाढ़ पीड़ित है, जिसमें कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग जिला है और साथ ही जलपाईगुड़ी जिला में जो नुकसान पहुंचा है, जिन परिवार की क्षति हुई है, जिन परिवार का घर बहा है, जिन लोगों का घर का सामान का नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उनके प्रति ये पैसा पश्चिम बंगाल सरकार खर्च करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बंगाल को 14,000 करोड़ का 1 साल का बजट आवंटन हुआ है और इसके अतिरिक्त जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसके लिए 60,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कार्यान्वयन है, ऑलरेडी काम चल रहा है। और इसी के साथ ही हमारे विधायक की हमेशा ये आग्रह रहता था सिलीगुड़ी जंक्शन
और जलपाईगुड़ी एनजीपी का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ 100 जो है पूरे पश्चिम बंगाल में स्टेशन को अमृत भारत के अंतर्गत लिया गया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। लगातार जो है 11.1 लाख करोड़ का, यानी पिछले बार जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो खर्चा था उसमें 11% की वृद्धि करके 11.1 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। भारत की आबादी देखें उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा पश्चिम बंगाल को दिया गया है। महाराष्ट्र का टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहता है। मुझे बताते हुए दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है, लेकिन सच्चाई ये है जब देश आज़ाद हुआ टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे होता था, नंबर 2 पे महाराष्ट्र होता था, लेकिन आज महाराष्ट्र नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल का टॉप 10 में कहीं भी हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पश्चिम बंगाल को पूरा पैसा दिया है। महाराष्ट्र को 60,000 करोड़ मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, ये सिर्फ जो ग्रांट हुआ है अलॉटमेंट, वो पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान घर बनेंगे गरीबों के लिए, और उसमें से भी 1 करोड़ घर अर्बन सिटीज़ में बनेंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। और ये 10 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है, इसमें कलकत्ता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, ये जो बड़े शहर है, अर्बन शहर है, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये बजट जो है युवाओं के ऊपर में फोकस है। अगले 5 साल में 4.1 करोड़ यानी 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देना ये सरकार का एक लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत हर साल 20 लाख युवाओं को भारत के टॉप 500 फॉर्चून कंपनी के अंदर में एक साल का इंटर्नशिप उनको कराया जाएगा, और हर महीना 5,000 रुपया यानी प्रत्येक युवाओं के ऊपर में 60,000 रुपया भारत सरकार खर्च करेगी और ग्रांट के रूप में भी युवाओं को दिया जाएगा। आप कल्पना करिए, जब 500 टॉप फॉर्चून कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनियों में हमारे देश के युवा काम करेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, फिर 1 साल ट्रेनिंग और उनके वहाँ काम करने के बाद का जो उनका एक्सपर्टाइज, उनकी जो स्किल होगी, उसके कारण मार्केट में उनकी डिमांड रहेगी। और रीजन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे हाईवे, रूरल रोड और रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हमारे क्षेत्र को सख्त ज़रूरत है, उसकी पूरी चिंता इसमें की है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जो पैसा पश्चिम बंगाल सरकार को मिलेगा वो डेवलपमेंट का पैसा हमारे क्षेत्र में भी आएगा, और हम सबके जो क्षेत्र है जिसको हम प्यार से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कहते हैं, इसका विकास होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यही विषय मुझे रखना था। आप कुछ रखेंगे?